किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, हालात जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, गिर कर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्यावरण से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा फ्रेंड्स किस लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैंडा के लिए। यानी गैंडा के लिए काजीरंगा को जाना जाता है। इसका आंसर होगा ए। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, वनस्पति को। यानी वनस्पति को पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवाहित जल को। अगला क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, डार्विन ने। यानी डार्विन ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अपघटनकर्ता के रूप में। यानी वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को अपघटनकर्ता के समूह में सम्मिलित किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीन क्लाइमेट फंड को। यानी जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता करने वाला ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। इसे भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? यानी डिफॉरेस्टेशन। यानी वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मृदा अपरदन पर। फ्रेंड्स, मृदा अपरदन पर सबसे ज्यादा प्रभाव वनों के काटने से पड़ता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभूत क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ढलानों के कारण पानी बह जाता है। फ्रेंड्स, पहाड़ जो होते हैं उन पर ढलान होती है, जिसके कारण वहाँ के पानी सब बह जाते हैं और वहाँ के जो पौधे होते हैं वह उस जल को वो प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रायः मरुभूत उगते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झील। यानी जो झील है यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण माना जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेत। यानी खेत को कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति को लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण माना जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तालाब को। फ्रेंड्स, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्न में से तालाब को माना जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अकार्बनिक पदार्थ। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। इसे भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन रोपण के द्वारा। यानी मृदा अपरदन जो होता है वह डिफॉरेस्टेशन यानी वन के काटने से होता है, और इसको वन के रोपण यानी वन लगा करके ही हम मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जलवायु संबंधी कारक। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जलवायु संबंधी कारक एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पोषण संबंध। पौधों से ही हम अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, इसलिए पौधों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार पोषण संबंध होता है। भोजन से ही तो हम पोषण प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, हरे पादप। यानी हरे पादप जो होते हैं वह प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, पादप। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक पादप होते हैं, यानी पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। उत्पादक भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादक। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक भी कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, स्वपोषी भी कहा जाता है। इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, DDT। DDT का विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक के रूप में माना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थली भवन यानी डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? आंसर है ऑप्शन डी, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थली भवन होता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता किस वर्ग में आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में कुत्ता आता है। इसे भी आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, द्वितीयक उपभोक्ता में। यानी द्वितीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी जंतु आते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी यानी मांस और शाक सब्जी सब खाते हैं, ओमनिवोरस। इन्हें ये जो होते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, बांज। बांज को तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, से आपको याद रखना है। बांज का एग्जाम्पल जरूर पूछता है। अगला है, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? इसका भी राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में शेर भी सम्मिलित है। शेर या बाज ये सब तृतीयक उपभोक्ता के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध किस वर्ग में आता है? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, तृतीयक उपभोक्ता। शेर, बाज, गिद्ध ये तीनों फ्रेंड्स तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिद्ध को। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, उसे तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। अगला है, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दीमक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, दीमक जो है वो सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक। कवक जो होता है फ्रेंड्स वो अपघटक जीवों का उदाहरण है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपघटक। अपघटक भी बैक्टीरिया की श्रेणी में सम्मिलित है। जो भी फ्रेंड्स जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु जो मरे होते हैं उनका अपघटन बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, इसलिए बैक्टीरिया जो होता है वो अपघटन की श्रेणी में सम्मिलित है। इसे भी आपको याद रखना है।
अगला है जैव भार में कौन सम्मिलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समस्त जीव, यानी समस्त जीव की जो श्रृंखला बनती है वह जैव भार में सम्मिलित है। इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर है ऑप्शन बी सूर्य। सूर्य जो होता है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। पौधे जो होते हैं वह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में हर कोई सूर्य से ऊर्जा प्रदान करता है। इसे आपको याद रखना है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है, यानी ऊर्जा का क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपांतरण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाती है जिसे रूपांतरण कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूपांतरण से। रूपांतरण से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी एक प्राणी से जब दूसरे प्राणी में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वह कम होती जाती है, इसलिए ऊर्जा का ह्रास होता है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में। हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को, यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10%। यानी अगर पौधे 100% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो उसमें से 10% ऊर्जा पादप से शाकाहारी जंतुओं में पहुंचती है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है, यानी 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक दिशात्मक। यानी ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक प्राणी से दूसरी प्राणी में जब होता है तो वह एक दिशा में होता है। इसे भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च स्तर से निम्न स्तर को। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो होती है वह उच्च स्तर से निम्न स्तर को पहुंचती है। उच्च स्तर में फ्रेंड्स ऊर्जा अधिक होती है जब वह एक प्राणी से दूसरे प्राणी में स्थानांतरण होती है, यानी रूपांतरण होता है ऊर्जा का, तब ऊर्जा का ह्रास होता है। इसलिए हमेशा ऊर्जा उस स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चक्रीय। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का जो प्रवाह होता है वह चक्रीय होता है। अगला है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सौर विकिरण। सौर विकिरण ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी आपको जरूर याद रखना है। अगला है अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खनिजों का। यानी खनिजों का प्रवाह अवसादी चक्र में होता है। अगला है खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोषण स्तर। यानी खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को पोषण स्तर के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रारंभ। हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं, इसलिए ये हर हमेशा जो होता है वह भोजन श्रृंखला के प्रथम स्थान पर होते हैं। इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला है जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला। यानी खाद्य श्रृंखला जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खाद्य श्रृंखला के द्वारा। यानी जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य जाल बन जाता है। तब एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी भी स्तर पर मिलने से खाद्य जाल बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन स्थित होता है, यानी कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अपघटक। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? वह खाद्य श्रृंखला के सबसे अंतिम घटक पर होते हैं। इसका आंसर आपको याद रखना है। अगला है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सर्वोच्च उपभोक्ता। यानी सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है वह खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।